गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सैटरडे को सुबह सुबह लोगों की नींद हराम कर दी या नींद खराब कर दी कहा जाए तो एक ट्वीट आया, समथिंग बिग सून इंडिया, हिंडनबर्ग के द्वारा। अब तरह तरह की बातें होने लग गई, रिलायंस पे आएगा, वेदांता पे आएगा, इस पे आएगा, उस पे आएगा, कई कहानियां थी। और फाइनली कल रात में नाम आया सेबी का, और उस पर एक पूरी रिपोर्ट आ गई कि भैया सेबी चेयरपर्सन का कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। क्या है कहानी, जानेंगे। हम अपनी बात को कहने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि जितना सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चल रहा है, देखिए देश में, हर देश की कुछ संस्थाएं बहुत सर्वोच्च होती हैं, ठीक है। और उन सर्वोच्च संस्थाओं पे अगर क्वेश्चन मार्क उठता है तो डेफिनेटली रिटेल भाइयों का विश्वास, जनता का विश्वास टूटता है या डगमगाता है। लेकिन वहीं पर जनता को भी उतना ही सब्र और पेशेंस रखना चाहिए कि जब तक कि कुछ भी ऑफिशियल ना आ जाए, जब तक उस जांच की रिपोर्ट ना आ जाए, रिएक्शन देने से बचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो मान सम्मान और गरिमा है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा होता है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो ये रिपोर्ट है, इससे हिंडनबर्ग को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो मॉनेटरी बेनिफिट होना था वो अदानी पर रिपोर्ट निकाल कर बेचकर इन्होंने कमा लिया। क्योंकि ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश का जो अभी मामला है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बात आई कि हो सकता है शायद अमेरिका का हाथ हो। तो सेम कहानी, मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ किसका है, कौन सही है कौन गलत है। वीडियो हमेशा एक न्यूट्रल होनी चाहिए, सिक्के के दो पहलू की तरह होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने भी कोई गारंटी के साथ नहीं बोला, इन्होंने बस एक तीर मारा और कहा कि भैया ये ऐसे आपके पाले में हमने रिपोर्ट डाल दी, अब आप बताओ सही कि गलत। तो वहाँ पर वीडियो जिस तरीके से बन रही है, नरेशन जिस तरीके से आ रहा है, रिटेल भाइयों को गुस्सा दिलाने वाला काम ज़्यादा आ रहा है। जबकि वहाँ पे आना चाहिए था कि ऐसी रिपोर्ट है। अब इसमें डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी उतना ही सही है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में अपनी बात बताएंगे। ये बात शुरू में इसलिए बोल दी कि हो सकता है कि कहने के दौरान मैं सिक्के के दोनों पहलू को डिस्कस करूं तो कुछ लोग, आपको पता है कांग्रेस और बीजेपी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि अभी भी ट्विटर पे इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हम इंडियन पहले हैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं है। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर इस पूरे रिपोर्ट को समझें तो इस पूरे रिपोर्ट में दो कहानी है। पहली कहानी अदानी पर वापस आरोप, और दूसरी कहानी कि भैया अदानी को हेल्प करने वाला सेबी, ठीक है। और विसल ब्लोअर रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया, अंदर का खबरी, सिंपल देसी भाषा में। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं कि भैया आप चीज़ों को समझ पाओ। तो सबसे पहले बड़ा शॉर्ट स्वीट है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट लाता है अदानी ग्रुप पर स्टॉक प्राइस में हेरफेर के लिए। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें आरोपी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी ग्रुप द्वारा सेबी प्राइस में हेरफेर के आरोप और रेगुलेटरी डिस्क्लोजर में किसी भी चूक की 2 महीने के अंदर जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद इंडियन इन्वेस्टर की सुरक्षा पर विचार करने के लिए एक पैनल का भी गठन किया, जिससे ग्रुप के बाजार मूल्य में जो 140 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की गिरावट आई थी। क्योंकि आपको पता है कि अदानी ग्रुप के शेयर में बम्पर वाली गिरावट आई थी। मई 2023 में कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दिया। 17 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी ग्रुप द्वारा स्टॉक प्राइस के हेरफेर के जांच के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 अगस्त 2023 का समय दिया। 24 नवंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने शेयर प्राइस हेरफेर के मामले पर अदानी हिंडन ग्रुप का जो इशू था उस पर संबंधित याचिका पर अपना फैसला को सुरक्षित कर लिया। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गज द्वारा स्टॉक प्राइस हेरफेर के आरोप की एक जांच जो है कि उसकी विशेष जांच दल को सौंपने से इनकार कर दिया कि भैया हम किसी विशेष जांच दल को जांच देंगे नहीं, और सेबी को बोला कि 3 महीने के भीतर जांच को पूरा किया जाए। तो ये कहानी चल रही थी। यहाँ पर इस कहानी के बीच में एंट्री होती है हमारी माधुरी पुरी जी की। तो आपको इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है कि उनको फाइनेंशियल मार्केट का
3 दशक का अनुभव है। 1989 में आईसीआईसी बैंक में वो शामिल हुई थी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में, और प्रमुख ब्रोकिंग संगठन का नेतृत्व किया है। एक प्राइवेट इक्विटी प्रमुख के सीनियर पद पर रही हैं। ब्रिक्स देशों के समूह के ओर से बनाए गए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी कुछ समय के लिए काम किया है। ये आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री रखती हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से गणित में ग्रेजुएट की डिग्री रखती हैं। उन्होंने संगाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार और प्राइवेट इक्विटी फर्म, और उसके अलावा ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर ऑफिस के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाई है। बैंक से लेकर टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड में एमडी, सीईओ और आईसीआईसी बैंक के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम किया है। भारत लौटने पर बुच ने आइडिया सेलुलर लिमिटेड और एनआईआईटी लिमिटेड जैसे कई कंपनी के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम किया है। एक छोटा सा फाउंडेशन भी है जो जमीनी स्तर पर एनजीओ के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने 5 अप्रैल 2017 और 4 अक्टूबर 2020 के बीच में WTM के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सेबी के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी के साथ मिलकर काम किया है। तो मतलब एक बहुत बेहतरीन कैरियर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझने वाली बात है। जैसे एक होता है ना कि कोई अनपढ़ लोगों को बना दिया गया हो, पैरवी पे बना दिया गया हो, तो मेरा ये बताने का मकसद था ये पैरवी वाले लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए मैंने इनकी इतनी डिग्री बताई। और मैंने कहा ना दोनों हिस्से को हम क्लियर करेंगे, हम एक हिस्से को नहीं रखेंगे, ये कभी मत भूलिएगा। तो अब जैसा कि आपने देखा ही कि आया कि भैया समथिंग बिग सुन करके, तो इनका कहना था कि भैया अदानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का आरोप है, ठीक है। और विसिल ब्लोअर से मिले जो दस्तावेज हैं, इससे पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अदानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ है, उसमें सेबी अध्यक्ष माधुरी पुरी बिच जी की हिस्सेदारी थी। ये है सबसे बड़ा यहाँ पर कहानी। अब ये जो हिस्सेदारी थी ये ऑफशोर में हिस्सेदारी थी, और ये डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए कहते हैं कि बुच और उसके पति के पास एक ऐसे ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसमें गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया था। इसके अलावा माधुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IP प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला, और IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा जो सिग्नेचर फंड की घोषणा में कहा गया, और जो इन्वेस्टमेंट का सोर्स है सैलरी है, और दंपत्ति की कुल इन्वेस्टमेंट $10 मिलियन आंकी गई है। उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बस सिंपल सा इनका यही कहना है कि भैया 18 मंथ हो गए, हमने रिपोर्ट की, उल्टे सेबी ने हमें सो कॉज नोटिस भी भेज दिया, हमने वापस जवाब भी दिया, बट कुछ कथा कहानी निकल के नहीं आई, ठीक है। तो क्यों कहानी नहीं निकल के आई? क्योंकि वही कहानी जो मैंने अभी शॉर्ट में आपको शुरू में बताई उसकी कहानी है। क्योंकि उनका आरोप है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अदानी के एक निदेशक ने की थी, और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलने वाला हूँ। जो यहाँ पे लिखा है, जिस रिपोर्ट की है, बस मैं वो बात कर रहा हूँ। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा लीगल मामला है तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। माधुरी पुरी बुच जी ने अपनी पति को ट्रांसफ़र किए अपने शेयर। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भैया कि माधुरी पुरी बुच जी ने अपने शेयर पति को ट्रांसफ़र किए, और अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधुरी पुरी जी सेबी की सदस्य होने के साथ साथ चेयरपर्सन थी, और उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% की हिस्सेदारी थी, ठीक है। जो समरी मैंने निकाली है और मैं इसको नीचे करते जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो कहानी बहुत क्लियर है कि विसिल जो ब्लोअर डॉक्यूमेंट उसके मुताबिक क्या हो गया कि माधुरी पुरी जी जो सेबी की चेयरपर्सन है के पति की ऑफ स्क्योर
ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी, और इसका इस्तेमाल क्या हो गया भैया, अदानी के पैसे के हेर फेर में हो गया। ठीक है, अगर इसको और शॉर्ट स्वीट में कहें तो आईपी प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जो एक अदानी डायरेक्टर ने आईआईएफएल के जरिए सेटअप किया, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है और वायर कार्ड स्कैंडल से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर मैं अगेन कुछ नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपके सामने हैं। ठीक है, और जुड़ी हुई हैं, ये अगेन ध्यान रखिएगा। विनोद अदानी गौतम अदानी के भाई हैं। इन्होंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिसमें फंड अदानी ग्रुप के पावर इक्विपमेंट के ओवर इनवाइसिंग से साइफन किए गए। इसके साथ ही एक अलग इन्वेस्टिगेशन, ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, फाइनेंशियल टाइम ने दिखाया कि ZDOF का पेरेंट फंड बर्मुडा बेस्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, दो अदानी एसोसिएट ने अदानी ग्रुप के शेयर में लार्ज पोजीशन बनाने और ट्रेड करने के लिए यूज़ किया, वो भी यहाँ पर कहानी है। ये नेस्टेड फंड इंडिया इन्फोलाइन के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, जिसे अब 361 कहते हैं। आईआईएफएल जो इंडिया में एक पब्लिकली लिस्टेड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, पब्लिकली लिस्टेड, ध्यान से, ठीक है, जो कन्वोल्यूटेड फंड स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व रहता है, और इसका वायर कार्ड स्कैंडल जर्मनी का सबसे बड़े फ्रॉड केस से भी कनेक्शन है। यूके कोर्ट में एक लॉ सूट के मुताबिक आईआईएफएल वेल्थ ने वायर कार्ड के टेक ओवर डील में मॉरिशस फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर फ्रॉड किया था। ये भी आपके सामने दिख रहा है। यानी मंडे को और किसी की दगे ना दगे, किस शेयर की दगेगी, कमेंट में बता दीजिए। यहां पर आप सबको पता है कि जब रिपोर्ट आई थी अदानी के शेयर में गिरावट आई थी, ठीक है, तो अब इनके बाद क्या हुआ, सुबह सुबह ये सारी रिपोर्ट जो यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भैया ये हिंदू बिजनेस लाइन की है कि गौतम अदानी मीट सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरीबुच, फर्स्ट टाइम हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन टू विजिट सेबी चीफ हेडक्वार्टर, जब इन्होंने चार्ज लिया। तो ये अपने आप में, मतलब वही मैंने कहा ना कि इन्होंने हिट एंड ट्राई किया है, जहाँ पर उनकी पूरी डिटेल दी है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्होंने इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल की है, तो इन्होंने हिट एंड ट्राई किया है। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक इस पर जब तक सुप्रीम कोर्ट ना बैठे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने बड़े केस को जब सेबी में कहानी आती है और सेबी के ही हेड की कहानी आती है, तो बिना सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर ये बात अलग है कि हिंडनबर्ग के आरोप को निराधार बताया है सेबी की अध्यक्ष ने, और उनका कहना है उनका फाइनेंस एक खुली किताब है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने कार्रवाई की, मतलब जो आया था जवाब, उस पर कारण बताओ नोटिस भेजा, उसी के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। अब क्या किया गया है, कौन किया है, ये वक्त बताएगा, बट ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, जिसकी समरी मैंने आपको बताई। यहाँ पर अगर हम हाईलाइट भी निकालें उस पूरी कहानी की, तो सिंपल हाईलाइट ये है कि जो माधुरी जी हैं उनका स्टेक ऑफशोर फंड में है, ठीक है, और वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड है, जिसका मिसयूज हुआ है, ठीक है, सिंपल कहानी है। सेबी क्या हो गई, क्वेश्चनेबल हो गई, क्योंकि पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आके खड़ा हो गया। इन्वेस्टिगेशन में अदानी ग्रुप के खिलाफ लीनेंट रही, कभी कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो ट्रांसपेरेंसी का सवाल आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कई कहानी है जो उठाया गया है। अब आप समझ लो कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है। वहाँ पर रिट की भी कहानी आई है, बट ओवरऑल मकसद इधर उधर से चीज़ों को इकट्ठा करके एलिगेशन पे है, और हर चीज़ पे कहानी जो है वो क्लियर है कि भैया कुछ सुप्रीम कोर्ट का मामला आना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी रिटेल भाई का ट्रस्ट वापस से मार्केट में आ पाएगा। क्योंकि रिटेल भाई के ट्रस्ट को अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वापस ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, सेबी चेयरपर्सन भी कुछ कह सकती है, हिंडनबर्ग भी कह सकते हैं, बट हर इंसान अपनी बात कहता रहेगा, लेकिन जब तक इस पे अनदर लेवल की जांच नहीं होगी, क्योंकि ये अनदर लेवल की जांच इसलिए
क्योंकि रिटेल भाई को पता होना ज़रूरी है कि आखिर सच क्या है और गलत क्या है। ये देखो सोर्स में इन्होंने विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट डाल के छोड़ दिया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक पॉइंट कि कैसे किसी को अटैक किया जाता है। और इंडिया में आपको पता है कि किस तरीके से लोगों की रेपुटेशन के साथ खेलना बहुत आसान काम है सोशल मीडिया पे। ये उसकी कहानी है। तो चूँकि ये इस मामले में बहुत मास्टर हैं किसी पे एलिगेशन लगाने में, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते हैं, पूरे लॉ के साथ करते हैं, उसमें इनको पूरी महारत हासिल है। तो उसी महारत का भरपूर इस्तेमाल इन्होंने किया है। इसमें कहीं से दो राय वाली भी कहानी नहीं है। बट हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। पेनिक हमें पता है कि माधुरी जी ने FNO पे जो एक्शन एंड ऑल दैट की बात की है, सारे रिटेल भाई नाराज़ हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हाई लग गई है, रिटेल भाइयों की हाई लगी है। सब अपनी जगह सही है, बट जब देश की बात आती है, इस तरह की बात आती है, तो कोई बाहरी इंसान अगर कह रहा है तो हमें आँख नाक कान खुले रख कर बातों को करना है। क्योंकि क्या होता है कि अभी आज के डेट में क्या हो गया, सिंपल कोई भी बात को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर दो। जो बीजेपी फेवरेट हैं वो कांग्रेस को गाली देंगे, जो कांग्रेस फेवरेट हैं वो बीजेपी को गाली देंगे। जो तीसरा इंसान है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, वो बस उन बातों के पीछे एक मतलब निकालने की कोशिश करता है। आप ट्विटर पे अगर चले जाओ और सिर्फ यहाँ से हिंडनबर्ग रिसर्च टाइप करो तो आपको पाएगा। अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए कांग्रेस को पूरा मौका मिल गया, तो बस मौका मिलने वाली कहानी होती है। यानी हर इंसान अपना मौका निकालने में डूबा हुआ है, देश की चिंता करने की कहानी नहीं है। तो वहाँ पर मुझे लगता है पर्सनली जो लॉ कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। और वो बिना लॉ को जाने समझे कि एक एग्जांपल के लिए ऑफशोर फंड में मेरा भी इन्वेस्टमेंट हो और वो इन्वेस्टमेंट हो और उसमें अदानी का भी हाथ हो, तो क्या ये कहलाएगा कि मुकुल अग्रवाल भी इन्वॉल्वमेंट था? तो होने को कुछ भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए नरेशन और नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसीलिए मैंने बहुत ठंडे दिमाग से कहा था वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। एक स्टॉक जिसकी दगने वाली है वो भी बता दिया, मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा इन चीज़ों से वो देखने वाला है। बट मॉनेटरी बेनिफिट कहीं से नहीं है हिंडनबर्ग को। ये एक डेफिनेटली जिसको कहते हैं नाम खराब, जैसे एक आप लोगों ने वो देखा होगा जो शो आया था अभी टीवी पर, जिसमें कहा गया था कि किसी का काम खराब करना हो तो उसका नाम खराब कर दो, राइट है ना। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वेब सीरीज़ थी ना वो जो, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। तो मैं वो वेब सीरीज़ का नाम ही भूल रहा हूँ। तो उसमें तो वही वाली चीज़ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। आई विल से प्लीज़ डोंट पैनिक, मार्केट को रिएक्ट करने दें। आप मंडे को अस्थिर से बैठें, कोई जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आपका काम खराब होगा, बाकी किसी और का काम खराब हो ना हो कुछ नहीं, आपका काम ज़रूर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता है। बैठे बैठे भविष्यवाणी करना, जैसे बहुत लोग भविष्यवाणी कर रहे थे रिलायंस पे आने वाला है, कोई लोग वेदांता की बात कर रहे थे, कोई कोटक महिंद्रा की, जैसे मुझे लग रहा था कहीं पता नहीं कोटक पे इन्होंने एलिगेशन उठाया था, कहीं कोटक की कहानी ना हो। तो सबका अपना अपना व्यू था, व्यू अलग होता है, रियल अलग होता है। तो ट्रेडिंग में आपके पैसे लगते हैं, खून पसीने की कमाई लगती है। तो ये बड़ा आता है। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप किस तरीके से इस पे लेंगे। हो सकता है कुछ लोग मुझे भी गालियाँ दें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। बट मैंने एक बहुत ही न्यूट्रल और जेन्युइन वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आखिर बात देश की है, और जब बात देश की होती है तो बहुत ही सोच समझ कर कुछ कहना पड़ता है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए कि एक सही न्यूट्रल पक्ष जा सके और लोग एक किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने का सही नज़रिया देख सकें। थैंक यू सो मच।